दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपको बीईओ की टेस्ट सीरीज में बड़ा मजा आ रहा होगा। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अगर आगे आप इस पूरे वीक में इस सीरीज को ज्वाइन रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार हम पूरा जीएस कवर करा रहे हैं। जीएस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, इस पूरे मॉक टेस्ट का तीसरा वर्जन जा रहा है आपके सामने, तीसरा पार्ट है। 7 बजे शाम से स्टार्ट होता है क्लास और 11 बजे तक लगातार 4 घंटे की क्लास चलती है। आप आ जाइए हमारे चैनल से जुड़िए स्टडी 91 से, जहां आपको ये सारी चीजें मुफ्त मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें टेस्ट देना चाहिए तो आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो ये आपके सामने वीडियो सोल्यूशन हाजिर है, ठीक है। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, तीसरे सीरीज में पार्ट 1। याद रखेगा टोटल 120 क्वेश्चन आता है जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ और 15 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। उसके अलावा 90 क्वेश्चन आपका जीएस का आता है। तो 90 क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 45 और 45 का 2 पार्ट होता है। तो 2 लेक्चर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपकी लड़ाई में हारता कौन है, जीतता कौन है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इस सीरीज में क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलूंगा और आगे जो भी एग्जाम आएंगे उन सभी एग्जाम के लिए इस तरह की सीरीज में आप सभी के लिए लाऊंगा। क्या आप तैयार हो? यार तैयार हो तो आवाज लगाओ, घर में गूंज आनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। याद रखेगा एप्लीकेशन भी आ चुका है स्टडी 91 का, तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर अब पहला ही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, पता चला यार आज बंद करो यार, पूरा पेपर आज खराब होने वाला है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सुनो पूरी कहानी आपको बताता हूं। ये बच्चों वाला क्वेश्चन, सीआरआर कुछ होता ही नहीं यार। चलो मान लो मैं कह दूं कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, और आप उन 5 लोगों में सबसे बड़े हैं, यानी आप उस घर में क्या है, सर्वेसर्वा हैं। आप उस घर के क्या है, बैंक हैं, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आरबीआई क्या करता है दोस्तों, जब कभी सीआरआर में वृद्धि करता है तो पहले याद रखिए सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सी माने होता है कैश, आर माने होता है रिजर्व, आर माने होता है रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी अपने पास कैश रखने की जो लिमिट है अगर उसको बढ़ा दिया जाए। सपोज करो अभी तक आप क्या करते थे, घर में 1000 रुपए कैश लिमिट रखते थे अपनी मिनिमम, क्या 1000 रुपए तो हमारे पास होना चाहिए, उसके ऊपर है तो हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब केवल 1000 बचेगा तो हम उसमें से खर्च नहीं करेंगे। अगर आप इस लिमिट को बढ़ा देंगे तो याद रखिए घर में क्या होगा, घर में जो और मुद्रा आपूर्ति होगा वो तो घट जाएगा ना। सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, अगर पूरे घर में एक दिन में 5000 रुपया आता था, ठीक है, 5000 रुपया आता था, जिसमें से 1000 रुपया आपको मेंटेन करना होता था। अगर इस 1000 को बढ़ा के 2000 कर लेंगे तो पहले कंडीशन में क्या होता था, 1000 रखने के बाद 4000 खर्चे के लिए बच जाता था। अब अगर 2000 रुपए आप मेंटेन करोगे तो खर्चे के लिए कितना बचेगा, 3000। तो ये बताओ पहले वाले से कम हुआ कि नहीं यार, यही तो आपको बताना है। यानी अगर सीआरआर की लिमिट बढ़ा दी जाए, सीआरआर में वृद्धि कर दी जाए तो उससे क्या होगा, लिख रहा है देखिए यहां पर दे रहा है, कर सरकार के ऋण में कमी आती। सरकार से क्या मतलब है, अरे ये काम आरबीआई कर रहा है ना, तो सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आ जाएगी। हाँ, जो आपके घर में जो कैश इधर उधर हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। पहले 4000 का रोटेशन चल रहा था, अब 3000 का रोटेशन चलेगा। बोलो हाँ यार, इसमें कठिन क्या है मेरे भाई, पढ़ाया हूं आपको, आप जाके इकोनॉमिक्स देखो, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी 50% आपका कंप्लीट है, आप जाके देखो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां याद रखिए सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा। अब अगर डर के मारे आप पेपर बंद कर दोगे तो गलती आपकी है, गलती नितिन सर की थोड़े है। देखो तीसरा ऑप्शन दे रहा है, कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। यार एफडीआई से क्या मतलब है, एफडीआई से क्या मतलब है, एफडीआई तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, तो उससे यहां पर कोई लेना देना नहीं है। कर वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सोच समझ के उत्तर देना। मुझे पता है पेपर थोड़ा सा आज मैं कठिन बनाया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनाया हूं यार। ये भी ध्यान देना है कि बीईओ की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा नहीं है कि एकदम हाई फाई बना दूं आप पंचर हो जाओ, ठीक है। पीसीएस के लिए भी इस तरह की इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊंगा मैं, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखो, करा राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय पंचांग का नाम तो सुना होगा, अरे जो अपना इंडियन कैलेंडर है यार उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, कथन 1 है। कथन 2 लिख रहा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। आपको बताना है सही कथन कौन सा है।
आपको बताना सही कथन कौन सा। बता दूं दोस्तों, यहां पर दोनों कथन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, दोनों कथन गलत है। पहली बात याद रखिए, राष्ट्रीय पंचांग जो है वो विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। इसे जैसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, एक अलग होता है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। याद रखिए, विक्रम संवत पर आधारित नहीं। तो पहला वाला कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन जो दे रहा था कि 1950 में अपनाया गया है, नहीं, इसको अपनाया गया 1957 में। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है, ठीक है, इस कैलेंडर को। तो दोनों याद रखेगा, ठीक है। यहां पर दिया गया दोनों कथन क्या है? गलत हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अगर आप उर्वरक यानी रासायनिक खाद का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? लिख रहा है मृदा प्रदूषण होगा, लिख रहा है जल प्रदूषण होगा, लिख रहा है वायु प्रदूषण होगा, या फिर तीनों होगा। क्या होगा जल्दी से बता दो। तो देखो, अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पर दो चीजें आप साबित कर सकते हो। अगर आप जरूरत से ज्यादा क्या करो, रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के अंदर जो उर्वरकता की शक्ति होती है, उसकी उर्वरकता होती है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, समाप्त हो जाएगी और वो भूमि बंजर हो जाएगी। यानी मृदा प्रदूषण तो भाई होता ही होता है। बाद में क्या होता है, जैसे मिट्टी में आपने खाद मिला दिया, बारिश हुआ, अब बारिश का जल क्या होता है, उस खेत में से जा करके रिस रिस करके क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है, जहां वो करके भूमिगत जल में मिल जाता है। अब देखिए, आपके इस खाद की वजह से, इस उर्वरक की वजह से जो भूमिगत जल है, जो पृथ्वी के अंदर जल है, जिसे हम पीने योग्य जल समझते हैं, वो भी दूषित हो रहा है। तो यहां पे याद रखिए, जल प्रदूषण भी हो जाएगा। इसी तरह से वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो याद रखिए, यानी दो सही हो जाएगा। तो अब यहां दो का तो ऑप्शन है नहीं, तो आपको उपर्युक्त तो सभी पर टिक करना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, सिंपल सा काम है, थोड़ा सा मेथड समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो याद रखिए, जब जरूरत से ज्यादा आप क्या करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आप उसमें जल गिरा, जल में सड़न बनता है, क्रियाएं होती है, तो उससे जो गैस निकलता है वो वायु प्रदूषण करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताओ। अपने आप में बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। आपको क्या लगा, माउंट एवरेस्ट का नाम पूछूंगा, अरावली पर्वत का नाम पूछूंगा, दोद्दा बेट्टा का नाम पूछूंगा? नहीं नहीं, उनका नाम नहीं पूछूंगा। जल्दी से आप यहां पर बताओ कि कौन सी चोटी भारत में नहीं है। पहला दे रहा है, अच्छा आप कहोगे सर कहां से, आप एक बार बता तो देते। गुरला मानधाता, नामचा बरवा, कामेट पर्वत और नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत दोस्तों बड़ा खतरनाक पर्वत है, ठीक है। याद रखें, इसे शिकारी पर्वत भी कहा जाता है। क्यों? अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ाई करने वालों में जिनकी मृत्यु हुई है वो नंगा पर्वत पे सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, ठीक है। तो याद रखेगा। बाकी कामेट पर्वत का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है। कामेट पर्वत ये उत्तराखंड साइड में है, नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश साइड में है, और गुरला मानधाता दोस्तों ये स्पेशली भारत में नहीं है। याद रखिए, ये तिब्बत में है, मानसरोवर झील जहां पड़ता है उसके पास में पड़ता है, ठीक है। बाकी सब इंडियन सीमाएं में आ जाती हैं। जैसे अगर आप नंगा पर्वत की बात करेंगे तो ये आपका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला क्षेत्र है, पीओके है, वहां पर चला जाता है। तो याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पर गुरला मानधाता ये भारतीय सीमा क्षेत्र में नहीं है, ये तिब्बत में पड़ता है, जो अभी चीन नियंत्रित देश है, ठीक है। तो याद रखेगा। तिब्बत की राजधानी कहां पर है दोस्तों, जरा बताइए। तिब्बत की राजधानी काठमांडू नहीं, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, तिब्बत की राजधानी क्या है? लासा। क्या है? तिब्बत की राजधानी लासा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कर मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है? उसको बोलते हैं ओ। क्या होते हैं? याद रखिए, इसमें 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। याद रखिए, 4 क्या, अब इसमें 8 होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस भी सभी में होता है। तो याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, इस ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कभी कभी परीक्षा में भी पूछता है, तो याद रखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ओ जो होता है ये सभी को दे सकता है, और ए बी जो होता है वो सबसे लेता है, क्योंकि इसमें ए बी है, बी भी है, तो ये सबसे ले सकता है, ठीक है। तो आपसे जो है सर्वात्रिक दाता भी पूछ सकता है, और सबको देने वाला और सबको लेने वाला दोनों पूछ सकता है। तो याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारक पहले बताइए होता क्या है, ठीक है, तब आप बताइएगा कि कहां उपस्थित रहता है, ठीक है। कैफीन क्षारक ये कहां पर होता है? काफी में, ठीक है। तो काफी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही ना, ठीक है। फिर कर दिए गलती। आप बड़े ध्यान से समझिए पहले, कैफीन क्षारक क्या होता है दोस्तों। कैफीन क्षारक शरीर के लिए बड़ा स्वास्थ्यकारी माना जाता है, बड़ा लाभदायक होता है। और कैफीन क्षारक आपको सुबह उठाने में फायदा देता है, शरीर को क्रियाशील बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। जब कभी आप बोर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहता है, तो आप कैफीन क्षारक
शराब अगर लेते हो तो आपको थोड़ा एनर्जी फील होता है। खास करके स्टूडेंट लाइफ में कैफीन शराब की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एनर्जेटिक होने की जरूरत रहती है, ठीक है, हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो उसके अंदर उसको कैफीन शराब की जरूरत पड़ती है। कैफीन शराब दोस्तों चाय और काफी दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहां केवल काफी आप मत करिए, यहां चाय और काफी दोनों करिएगा, ये सर दर्द में भी आराम देता है, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं, कैफीन शराब चाय और काफी दोनों में पाया जाता है। ज्यादातर लोग परीक्षा में केवल काफी टिक करते हैं, पता नहीं क्यों टिक करते हैं, कभी पढ़े होते नहीं होते अलग बात है, लेकिन वो टिक जरूर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको याद होता है कि चाय में निकोटीन पाया जाता है और कैफीन काफी में पाया जाता है। ऐसा वो पढ़े होते हैं तो उनको लगता है कि कैफीन जो है चाय में नहीं होता, लेकिन होता है, चाय और काफी दोनों में कैफीन पाया जाता है। तो यहां याद रखिए चाय और काफी दोनों सही हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो किसके लिए जिम्मेदार है, आपसे ऑप्शन दे रहा है, करा सोचने के लिए। हां, अगर दिमाग ही ना हो तो व्यक्ति सोचेगा क्या, यानी सही है। हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल सही है। जो हृदय ये चल रहा है इसको नियंत्रित कौन करता है, पूरे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं हैं वो किससे जाकर जुड़ी, इसी ब्रेन से जुड़ी हुई है ना, तो सबको नियंत्रित करने का काम किसका है, इस ब्रेन का ही है। करा शरीर को संतुलित करने के लिए हम चल फिर पा रहे हैं इतने आराम से, किस वजह से, याद रखिए मस्तिष्क की वजह से। मस्तिष्क में मैंने बताया था एक सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम दोस्तों ये सोचने वगैरह के लिए होता है और सेरिबेलम हमें चलने में सहायता करता है। पढ़ाया हूं, आप बायोलॉजी का जाके देखिए, वैसे बायोलॉजी कॉपी पर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, डिजिटल इस तरह से इंटरेक्टिव बोर्ड पर जो बायोलॉजी की क्लास अभी चल रही थी वो थोड़ा सा मैंने प्ले करके रोक दिया है, 15-16 लेक्चर वहां पे हैं, आप जाके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे वो भी कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि पहले मैं क्या था कि जब ये बोर्ड नहीं था तो मैं कॉपी पे पढ़ाता था, ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा लेक्चर दिया गया, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो याद रखें यहां पर उपर्युक्त तीनों सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो अभी नाम लिया हूं ना, ये नाम आप याद रखना, परीक्षा में नाम आपको बड़ा परेशान करता है। एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है, ठीक है, दोनों का याद रखेगा, सेरिबेलम, ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। हां, इसी तरह के युग्म वाले क्वेश्चन में हमको तो लगता है ना कि कभी ऐसी प्रैक्टिस कराना चाहिए जिसमें केवल और केवल बस ऐसे कूट वाले प्रश्न हो। मैं सोच रहा हूं संडे को एक स्पेशल क्लास लगा दूं जिसमें बीसी क्वेश्चन आए, लेकिन केवल कूट 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 के भरा हो, मजा आ जाए, जान लो, ठीक है। चलो आओ देखो, कह रहा है कि आपको कूट मिलाना और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इत्मीनान से पढ़िएगा। लिख रहा है चापचर कूट त्योहार। अब पहले ये बताओ चापचर कूट त्योहार होता क्या है। अगर आप चापचर कूट के बारे में जानोगे नहीं, आज रटोगे, आज नितिन सर रटा देंगे, कल भूल जाना, परीक्षा में जाना उसी दिन भूल जाना। सबसे अच्छा दिन तो वही होता है, आपका बर्थडे होता है, ठीक है, उसी दिन भूल जाना कि सब दिन याद था, बस उसी दिन भूल गए। बताओ चापचर कूट क्या होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा पूर्वोत्तर भारत में एक स्पेशल खेती होती है जिसका नाम है झूम खेती, सुना है ना। झूम खेती में क्या होता है मेरे भाई, झूम खेती में जो वहां की जनजातियां हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट करके, जो पहाड़ी एरिया में पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं, काट के जला देते हैं, जमीन को समतल करते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। ये करते हैं ना। तो चापचर माने होता है कि पेड़ों को काट देना, ठीक है, और कूट माने होता है उनको जला करके खेती के लिए उस जमीन को तैयार करना, और जब तैयार हो जाता तो मानसून का इंतजार करते हैं बैठ करके, ठीक है। कूट माने होता है त्योहार, कूट माने होता है महोत्सव, कूट माने क्या होता है, महोत्सव। तो चापचर माने उस जमीन को साफ करके मतलब खेती योग्य बनाना, और कूट माने महोत्सव बनाना। जब वो जमीन खेती की योग्य बन जाती है तो बैठ के मानसून का इंतजार होता है, उसी समय एक महोत्सव, एक त्योहार उनके द्वारा मनाया जाता है जिसका नाम है चापचर कूट, और इस तरह का त्योहार मिजोरम में बड़ा प्रसिद्ध है। तो पहला वाला लाइन तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। दूसरा लाइन देखो, खोंगजाम पारबा गाथा गीत, ठीक है। अब गाथा गीत का नाम सुनते ही आपने याद आ रहा होगा कि इस तरह के कई सारे गाथा गीत के बारे में आपने सुना होगा। राणा प्रताप की गाथा गीत है, झांसी की रानी की गाथा गीत है, उसको सुन करके शरीर में क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो खोंगजोम था, एक लड़ाई हुआ था, ठीक है, उस लड़ाई को जो है गीत के माध्यम से, गाथा गीत के माध्यम से लोगों के अंदर जागृत रखा जाता है, और ये लड़ाई मणिपुर में हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों के समय से प्रचलित है। तो याद रखें दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा लिख रहा है दोस्तों थांगटा नृत्य, ठीक है। थांगटा नृत्य याद रखेगा, थांग माने होता है तलवार और टा माने होता है भाला। ये तलवार भालों की लड़ाई होती है यहां पर, ठीक है। एक तरह से जान लीजिए युद्ध कला टाइप का नृत्य वो है। इसको अंग्रेजों ने अपने जमाने में बंद करा दिया था, लेकिन मणिपुर के निवासियों ने इसको चालू रखा। मणिपुर बता दिया आपको पहले ही, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, याद रखेगा यहां पर, ठीक है, मणिपुर के लोगों के द्वारा ये खोंगजोंग वाला था और इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये तीसरा वाला कथन यहां पे फिलहाल गलत हो जाएगा। कहां चला गया भाई, हाँ तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या है, सही सुमेलित है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था, बताइए। देखिए उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, जेम्स प्रथम थे। ठीक है, जेम्स प्रथम ने एक व्यक्ति को भारत भेजा जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। यही हॉकिंस जो था दोस्तों, ये हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। ठीक है, आप याद रखेगा, ये हॉकिंस जो है ये हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। ठीक है, हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। और उस समय भारत में राजा कौन था, तो याद रखिए जहांगीर का शासन चल रहा था। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जहांगीर का शासन चल रहा था। 1608 में भारत आया था। कब आया था, 1608 में भारत आया था। हेक्टर नामक जहाज से जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था। ठीक है, तो याद रखिए ये आया और किसके दरबार में आया, जहांगीर के राज दरबार में आया, मिला जुला, और जहांगीर ने इसको रोक लिया अपने यहां। 5 साल तक जहांगीर के दरबार में ही रुका रहा। ठीक है, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में रुका रहा 5 साल तक। ये 1613 तक यही जहांगीर के दरबार में था। इसी को इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों, इसको जहांगीर ने 400 का मनसब भी दिया। ठीक है, याद रखिए एक अंग्रेज व्यक्ति था ना, तो 400 का मनसब दिया गया था इसको। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। मनसब दोस्तों उस समय औकात बताने की प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे समझ लो देसी भाषा में, तो इसको याद रखेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। 1613 में जब वापस गया तो तत्कालीन भारत की कहानी एक किताब में रच डाला उसने। ठीक है, ये सब याद रखेगा। ये यार यही सब प्रश्न घूम फिर के आते हैं परीक्षा में। आप कहोगे सर क्या यही सब बचे रह गए? अरे यार आप 8-10 दिन के लिए हमारे पास आए हो ना, तो अपने आप को हमारे सामने ला के छोड़ दो। जो आपको 7 से 11 बजे तक की क्लास दी जा रही है, आप डेली ज्वाइन करो। ज्यादा नहीं यार, 15 क्वेश्चन मैथ, 15 क्वेश्चन रीजनिंग आपके लिए क्या ज्यादा होता है बताओ? कोई ज्यादा नहीं है। आप आओ, क्योंकि नए तरह के प्रश्नों पर चर्चा होती है। बाकी शुभम सर, विकास सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, जबरदस्त टीचर हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं। बस आपको उनकी सोच के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, तो आपको अपने आप मजा आना शुरू हो जाएगा। बाकी जीएस के लिए तो आप बेफिक्र रहो। जब तक आप हमसे जुड़े हो, स्टडी 91 से जुड़े हो, नितिन सर से जुड़े हो, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीएस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला दे रहा है, किस राज्य की झांकी 2020 के गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुनी गई थी? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, ठीक है, उस समय तो कोविड वगैरह का प्रॉब्लम था नहीं, तो उसमें झांकी निकलता है। ठीक है, परेड दिवस में झांकी निकलता है। उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दोस्तों असम की झांकी को दिया गया। ठीक है, नंबर 1 पर असम था, नंबर 2 पर उड़ीसा था, फिर आपका उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो असम आपका याद रखेगा पहले नंबर पर है। गणतंत्र दिवस में यहां पर जो है नंबर 1 की झांकी इसकी थी। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी जी वहां क्या है, राज्यपाल हैं। आगे देखिए, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली, देखिए 2 तरह के नृत्य आते हैं। एक आपसे पूछता है कथक, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अगर कभी आपसे पूछे कथक, ठीक है, तो याद रखेगा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है कथकली, ठीक है, कथकली, तो याद रखेगा कथकली पूछा तो उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा दोस्तों? तो कर्नाटक में यक्षगान होता है। क्या होता है? यक्षगान होता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी। ठीक है, इसके अलावा याद रखेगा कथकली के अलावा भी एक और होता है केरल में, मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ये जितने भी नृत्य हैं भारत के, ये सब आपको पढ़ाए गए हैं। आप आइए, आप स्टडी 91 पर विजिट तो करिए मेरे भाई। आप आइए, प्लेलिस्ट उठा के देखिए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको डिटेल से न पढ़ाया गया हो। ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़ाया गया है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। आपको 1 रुपए कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आइए, चैनल से जुड़िए और सब विषय आप आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक है, करा बुद्ध चरितम कहां का महाकाव्य है? जो लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे देख के उत्तर बताएंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनका कोई बात नहीं। कहोगे कहां से पढ़े होंगे? स्टडी 91 पे पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी गई। 200 से ज्यादा लेक्चर हैं। अकेले 125 लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री में, और लगभग 60 से 65 लेक्चर मिडावल हिस्ट्री में, और लगभग 60 लेक्चर आपके एंशिएंट हिस्ट्री में है। और क्या चाहिए बताओ? और चाहिए आपको? ठीक है, तो 200 से ज्यादा लेक्चर दोस्तों यहां पे अवेलेबल हैं। केवल और केवल हिस्ट्री सेगमेंट की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, आप आइए, डिटेल से पढ़िए, जितना डीप जाके पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि डीप में ही पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या था, बुद्ध चरितम जो रचना थी, ये इसको लिखा है अश्वघोष जी ने। किसने लिखा है? अश्वघोष। अश्वघोष का नाम दोस्तों आपने 2 जगह पे सुना होगा। अश्वघोष का नाम आपने 2 जगह पे सुना होगा। एक तो सुना होगा कि कनिष्क के काल में थे, राजा कनिष्क का नाम सुना है।
अच्छा नहीं सुना है? कुषाण वंश का नाम सुना है कि नहीं? कुषाण वंश का महानतम राजा था कनिष्क, ठीक है, याद रखिए। उसके काल में कौन थे? अश्वघोष थे। और अश्वघोष का एक संबंध और मिलता है, चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति से इनका संबंध मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह संगीत समिति जो थी ये कनिष्क ने ही करवाया था, ठीक है, और इन्हीं के निगरानी में भी हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अश्वघोष की निगरानी में चल रहा था और कनिष्क ने कराया था चतुर्थ संगीत समिति। कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन में कराया था, कश्मीर के कुंडल वन में। इसके पहले अशोक ने कराया था, उसके पहले कालाशोक ने कराया था, उसके पहले बिंदुसार ने कराया था, ठीक है। तो याद रखेगा उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। करेक्ट, खाने का नमक किससे बनता है बताओ? अब देखो खाने का नमक आते ही सबके चेहरे पे हंसी आ गई, सर सोडियम क्लोराइड या NaCl, सोडियम क्लोराइड। अरे सोडियम क्लोराइड ना बताओ, यहां ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऐसा है आपकी हालत खराब होने वाली, बताओ ऑप्शन ऐसा है आपकी हालत खराब होने वाली, आप बताओ नमक कैसे बनता, अब बताओ, ठीक है। एकदम बच्चों ये क्वेश्चन डिक्टो पढ़ाया हूं मैं, डिक्टो पढ़ाया हूं। आप पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ा दिया, नहीं पता आपको? 35 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया हूं, आज जाके पढ़ लो, ठीक है। तो याद रखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलता है तब क्या होता है? तब जाकर के नमक का निर्माण होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, दोनों याद रखेगा। अब देखिए यहां दे भी रहा है, HCl क्या है? प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। जब ये दोनों का मिलन होता है तो याद रखिए क्या बनता है? NaCl बनता है और H2O बनता है। H2O माने क्या होता है? जल होता है। H2O किसे कहते हैं? जल को, ठीक है। तो यहां पर देखिए नमक और जल बनता है, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। HCl माने क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH तो आप जानते होंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे देखिए मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, यह भी आपको पढ़ाएगा। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, या मुद्रास्फीति का मतलब होता है, मुद्रा माने मुद्रा, स्फीत माने बढ़ना, ठीक है। एक शब्द होता है स्फीत, एक शब्द होता है अवस्फीति, ठीक है। स्फीति क्या होता है और अवस्फीति दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो स्फीति माने होता है बढ़ते जाना, और अवस्फीति माने होता है घटते जाना, ठीक है। यानी जब किसी सामान के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रहा हो तो उसको मुद्रा स्फीति का नाम देते हैं, इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, महंगाई का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, हां सही हो सकता है। मांग बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना गलत है। वस्तुओं और सेवाओं सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। देखिए अब देखिए पहला और तीसरा ऑप्शन में कंपटीशन हो गया, पहला ऑप्शन भी सही दिख रहा है लेकिन तीसरा ऑप्शन ज्यादा सही। क्यों? एक शब्द लगा है सतत। ऐसा नहीं कि किसी सामान का दाम एक बार बढ़ गया तो फिर आप कह दो सर महंगाई आ गया, महंगाई आ गया, नहीं, एक बार नहीं, सतत वृद्धि, कंटिन्यूअसली क्या हो, ग्रोथ हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ग्रोथ नहीं, उसका दाम बढ़ रहा हो, मूल्य बढ़ रहा हो, प्राइस बढ़ रहा हो, तब उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन आया, ठीक है। तो सतत वृद्धि याद रखेगा, शब्द का चयन करिए, ठीक है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी, 2 अप्रैल 1990 को। देख लीजिए सही। अच्छा यहां पे पूछ रहा है कि किसके लिए किया गया था। सिडबी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये लखनऊ में है, और सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई थी, उनको ऋण प्रदान करती है। तो याद रखें लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना किया गया था। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम बड़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, प्रेम कहानियां लिखी हुई इसमें कालिदास ने, ठीक है। तो याद रखेगा इसको सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। और विलियम बेंटिक के क्या बोलते हैं, विलियम बेंटिक कर रहा हूं, क्या नाम था भाई, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में थे, जज थे, ठीक है, कलकत्ता न्यायालय के जज थे, उन्होंने काम कराया था, ठीक है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? बताइए। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इसी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन भाई बंधु को यह लग रहा हो कि सर ये बड़े आसान क्वेश्चन है, तो यार आप एक बात ध्यान दो, ठीक है। देखिए मेरा काम कठिन क्वेश्चन नहीं देना है, मेरा काम है ट्रेंड को एनालिसिस करना, ठीक है, और ट्रेंड के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है वो बताना। कल को मैं अगर कभी रेलवे का पेपर डिस्कस करूंगा तो उसमें साइंस के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर साइंस का पोर्शन ज्यादा आता है।
जब आपसे मैं यूपीएसआई डिस्कस करूंगा तो वहां पर उस अकॉर्डिंग चीजें दी जाएंगी, जब मैं आपसे यूपीपीसीएस डिस्कस करूंगा तो वहां पर उस अकॉर्डिंग चीजें दी जाएंगी। मेरा काम यह नहीं है कि आपको खूब कटिंग क्वेश्चन दे दूं या खूब सरल क्वेश्चन दे दूं। भाई हमें ट्रेंड एनालिसिस देखना है। जो बच्चा 8 दिन तक हमारे साथ जुड़ेगा वो 9वें 10वें दिन पेपर देने के बाद हमसे पूछ सकता है, सर आपने हमें क्या तैयार कराया, बेवकूफ बनाया हमें, वो ऐसा कह सकता है। तो ऐसा ना कहने पाए उसके लिए क्या होता है, ये पूरा रिसर्च करके पेपर तैयार हो रहा है। तो जितनी चीजें आपको दी जा रही है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। प्लस सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, ठीक है। ये भी न्यायाधीश थे, पेशे से क्या थे, ये जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। आपसे परीक्षा में पूछता है कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे या राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बताइए गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया। 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिस साल बंगाल विभाजन हुआ था, उस साल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे जी थे, ठीक है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, याद रखेगा, ठीक है। एमजी रानाडे जिन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कब, 1924 में। कब, बेलगांव अधिवेशन का नाम सुना होगा, 1924 में। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिस यूनिवर्स इंडिया 2020, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 या मिस दिवा यूनिवर्स भी आपसे पूछ सकता है 2020 की विजेता कौन रही है, इसका खिताब किसने जीता। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परीक्षा में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे आपकी परीक्षा में, तो आपकी तैयारी रहना अच्छी बात है। तो आइए जल्दी से बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा, वर्तिका सिंह, आवृत्ति चौधरी, शेफाली सूद या फिर एडलिन कैस्टेलिनो, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मिस यूनिवर्स इंडिया ये चुनी गई है एडलिन कैस्टेलिनो, ठीक है, तो याद रखेगा एडलिन सही हो जाएगा। और मिस दिवा यूनिवर्स भी इसको कहा जाता है, मैंगलोर से बिलोंग करती थी, ठीक है, बैंगलोर के पास में मैंगलोर पड़ता है, वहां से बिलोंग करती थी, ठीक है, तो याद रखेगा, ठीक है। और पिछले साल कौन था, वर्तिका सिंह जो नाम दे रहा हूं पिछले साल थी, उन्होंने ताज पहनाया था इनको, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। याद कैसे रख सकते हैं, याद रखें इनके नाम में कैटरीना जैसा शब्द लग रहा है, तो कैटरीना याद रखेगा, एडलिन कैस्टेलिनो कैटरीना, तो कैटरीना जैसे सुंदरी है तो ऐसे करके आप याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया, गलती से यहां पे रिपीट हो गया, ठीक है। तो बंगाल गजट जो था दोस्तों, उसको पहला यही था बंगाल गजट, ठीक है, इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये पहला समाचार पत्र था, इसको याद रखेगा। इसके पहले आपने बोल्ट का नाम सुना होगा, चार्ल्स बोल्ट का, जिन्होंने 1776 में सबसे पहले निकालना चाहा समाचार पत्र, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। ये वाला बंगाल गजट 1780 में आया था, ठीक है, तो याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देती हैं। अगर आपके शरीर के अंदर इन जैसे गैसें पहुंच जाएं तो याद रखें व्यक्ति को मरने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत हानिकारक गैस होती है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO भी लिखा जाता है, याद रखिए, ये बहुत खतरनाक होती है, इसको दम घुटनी गैस भी कहा जाता है, दम घुटता इसी गैस से, ठीक है, तो याद रखेगा। करे किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है, रिकेट्स नाम का रोग होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, ठीक है। विटामिन डी मिलता है धूप से, ठीक है, इसके अलावा फिश लिवर ऑयल वगैरह से भी मिल सकता है, जिसमें ओमेगा 3 वगैरह होता है, लेकिन याद रखें धूप से सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है, इसको कैल्सीफेराल कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेराल। तो याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, धूप से विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी कैल्शियम लाता है शरीर में, तो कैल्शियम से बन गया कैल्सीफेराल, हड्डियों को मजबूत करता है। और रिकेट्स में हड्डियां क्या हो जाती, टेढ़ी हो जाती हैं, पैर आपका ऐसे हो जाएगा, कोष्ठक बन जाएगा, छोटा कोष्ठक, ठीक है, तो याद रखिए रिकेट्स होता है, विटामिन डी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। करे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, सेब में हमेशा दोस्तों कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, कौन सा, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, बाकी सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही होगा, ठीक है, तो याद रखेगा। फार्मिक एसिड दोस्तों चींटियों में होता है, याद रखेगा, चींटियां जब काट लेती हैं लाल हो जाता है ना, तो वहां पे फार्मिक एसिड जो छोड़ती हैं। आगे देखिए, रेलवे ने कहा पहले कचरा से ऊर्जा
उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया। रेलवे ने कहां स्टार्ट किया है? देखिए, अगर दिल्ली मेट्रो की बात आ जाए तो दिल्ली में स्टार्ट किया गया, कचरा से दिल्ली मेट्रो चल रही है। लेकिन अगर रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे ने भुवनेश्वर में बनाया है, इस तरह का संयंत्र भुवनेश्वर में बनाया है जहां कचरे से बिजली बनाई जा रही है, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। इसी तरह भी दोस्तों मैंने आपको कल पढ़ाया था कि उत्तराखंड में जो प्लास्टिक कचरा आता है उससे वो बिजली बनाने जा रहा है। 900 टन पर डे के हिसाब से प्लास्टिक कचरा वहां निकलता है, अगर वहां टूरिज्म आता है तो, अभी के लिए नहीं, ठीक है, तो याद रखिए वो भी बिजली बनाने जा रहा है। कल 1026-27 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर किसने हमला किया था? तो याद होगा दोस्तों, सबसे पहला जो अरब आक्रमणकारी था, पहला तो वैसे कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वो 712। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको, आप जरा याद रखिए, अगर आप बात करेंगे मुगल वालों का, ठीक है, तो मुगल का नहीं, आप बात करेंगे अरब आक्रमणकारियों का, तो 712 में सफल आक्रमण किया था, उसका नाम क्या था बताइए जल्दी से? कासिम नाम था, ठीक है, आप सिंपल याद रखना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, तो याद रखेगा मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, सिंध पर उस समय राजा दाहिर का शासन था। क्या था? राजा दाहिर का शासन था। याद रखें, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर मतलब जो गैर इस्लाम है उसके ऊपर कर लगाए गए, जजिया कर, ठीक है, याद रखिएगा। राजा दाहिर की जो पत्नी थी सबसे पहले उसने जौहर किया था। जौहर किसने किया था सबसे पहले? प्रश्न पूछता आपसे परीक्षा में, तो याद रखिएगा राजा दाहिर की पत्नी ने किया था। जौहर क्या होता है? अग्निकुंड में कूदकर जान दे देना। अगर किसी रानी को पता चल जाए कि उसका राजा क्या हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो रानी क्या करती है? अग्निकुंड में अपनी जान दे देती। इस तरह का कारनामा आपने और भी सुना होगा पद्मावत में, ठीक है, पद्मावत की रचना 1540 में किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। उसमें उन्होंने बताया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के ऊपर हमला किया तो उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने जौहर किया था, वहां भी सुना होगा, ठीक है, तो याद रखेगा। अच्छा, इस कहानी के बाद आता है दोस्तों 1001, ठीक है, 1001 से एंट्री शुरू होती है किसकी? महमूद गजनवी की। 17 बार भारत पे हमला किया महमूद गजनवी ने, ठीक है, भारत को जी भर के लूटा है, और अंतिम समय में गुजरात गया है, गुजरात में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा है, ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन उसके बाद वो नस्ते नाबूद हो गया, मर गया, ठीक है, फिर कभी भारत नहीं आया। ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। यहां पर उसका सामना हुआ था राजा भीमदूती से। किससे? भीमदूती उस समय गुजरात के शासक थे, उनसे इनका सामना हुआ था। तो याद रखेगा यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महमूद गजनवी या गजनी, क्योंकि गजनी का शासक था इसलिए इसको गजनी भी कहा जाता है। नादिर शाह तो बहुत बाद में आया था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में हमला किया है, ये तो बहुत दूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा भारत की पहली जलमग्न मेट्रो ट्रेन कहां शुरू की गई? हुगली नदी है दोस्तों, उसी में स्टार्ट किया गया है जहां पे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है। पहली मेट्रो ट्रेन भी कलकत्ता में चलाई गई और पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी कहां चलाई गई? कलकत्ता में चलाई गई। तो आप इसे याद रखेंगे, दोनों कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है। जीतू राय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए? जीतू राय जी को अभी 26 जनवरी को बांटा गया, ठीक है, तो याद रखेंगे कुल 117 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि जीतू राय को किस खेल के लिए दिया गया। पहले आप जीतू राय जी के बारे में जानिए। जीतू राय हमारे भारतीय सेना के जवान है और मूल इनका जो देश है वो है नेपाल, ठीक है, नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन भारतीय सेना में काम करते हैं और भारत के लिए ही खेलते हैं, ठीक है। उन्होंने 2014 वाला जो गेम हुआ था, ठीक है, उसमें जो है गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, ठीक है, तो याद रखेगा। और इनको 2020 में जो है पद्मश्री दिया गया, ठीक है, और ये खेल जगत से संबंधित है तो इनको भी आप याद रखेगा, ठीक है। निशानेबाजी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर पुराना वाला रैंक देखेंगे तो मैंने बताया था सप्ताह के 7 से 8 दिन क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, यानी भारत 78वें स्थान पर था। इस बार 2 पायदान और नीचे खसक गया है। कुल 180 देश थे जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है, ठीक है, तो याद रखेगा नया आ गया है। अब 7 से 8 वाला डेटा बदल दीजिएगा आप, ठीक है। तो परीक्षा में देखिए एकदम हम अपनी तरफ से पूरा अपडेट है। अभी आपको 45 क्वेश्चन का पार्ट 1 दिया जा रहा है, इसके बाद आपको पार्ट 2 दिया जाएगा। डेली मैंने कहा ना कि 2 पार्ट में मैं जीएस की सीरीज दे रहा हूं। अगले 1 वीक तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अगले 1 वीक तक आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको तैयार होने में और पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपने अभी तक क्या किया मायने नहीं रखता है, आप आज क्या कर रहे हो मायने ये रखता है, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए दोस्तों, याद रखेगा 80वां स्थान जो है दिया गया, ठीक है।
तो इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, और अभी भी आपसे मैं कह रहा हूं कि दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि स्टडी 91 का जो एप्लीकेशन है आपको मतलब इतने मटेरियल देता है पढ़ने के लिए कि आप पढ़ पढ़ के मस्त हो जाएंगे। आप एक बार जाके रिव्यू पढ़ो और आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार रिव्यू जरूर दें कि एप्लीकेशन कैसा है। आपके रिव्यू लोगों के लिए जो है अच्छे लगेंगे, क्योंकि लोग उसी रिव्यू को देख करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, खाली साथ दीजिए। पता है कंधे से कंधा मिलता है तो कंधा मजबूत होता है, ठीक है। आप मेरा कंधा मजबूत करिए, हम आपको मजबूत करें, और इससे ज्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं हमें, ठीक है। चलो आ जाओ। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है। दोस्तों एक्चुअली में इरावदी डॉल्फिन क्या होता है? डॉल्फिन तो सुना होगा। अभी डॉल्फिन दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था चंबल राष्ट्रीय उद्यान में, जो 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो वहां भी हमने देखा डॉल्फिन, ठीक है। वहां हालांकि डॉल्फिन की संख्या में कमी हो गई, क्योंकि चंबल राष्ट्रीय उद्यान में पहले कुल 78 डॉल्फिन थी, अब केवल 68 डॉल्फिन बची हुई है, ठीक है। तो 10 डॉल्फिन और कम हो गई है। और यहां पर जो डॉल्फिन है ये अलग प्रजाति की है, इसका नाम है इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। तो इरावदी एक जगह है जहां की मूल निवासी होती है डॉल्फिन, वो जगह है इरावदी नदी है, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। और इस टाइप की डॉल्फिन चिल्का झील में है। चिल्का खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। और इरावदी जो दोस्तों याद रखेगा, इरावदी नदी है म्यांमार में, उसके नाम पर यह रखा गया है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासनकाल में दबीर नाम का अधिकारी होता था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्षमा चाहता हूं, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं तो उसके लिए आप नाराज मत होइएगा। दबीर क्या होते थे दोस्तों? जो खुफिया जानकारी एकत्रित करते थे, जो गुप्तचर होते थे, उनको दबीर कहा जाता था। जो जासूसी गतिविधियों में सम्मिलित होते थे उनको दबीर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल है। क्या है बताइए? मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफाल ना, तो याद रखेगा। बाकी मेघालय का क्या है बताइए? असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय का शिलोंग, ठीक है। और बाकी त्रिपुरा का अगरतला। याद रखिए इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तीनों का स्थापना दिवस एक साथ मनाया जाता है 21 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके पहले चले जाएंगे तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को बताइए युवा दिवस मनाया जाता है, उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, थल सेना का। उसके पहले जाएंगे 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। कब पढ़ेंगे आप बताइए? पढ़ेंगे ना। गणतंत्र दिवस 26 तारीख को मनाया जाता है। 25 तारीख को, 24 को बालिका और 25 को मतदान, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। पढ़ेंगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अरावली पर्वत श्रृंखला कहां है? दुनिया की सबसे पुरानी, ठीक है, श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। भारत में पता है हिमालय पर्वत का जो नाम लेते हैं उससे भी ज्यादा पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। यह आपके कहां पर है? राजस्थान में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर का एक और नाम है, बताइए क्या नाम है? गुरु शिखर का एक और नाम है, देखो मैं ही भूल गया। यहां पर याद रखिए दिगंबर लोगों का जैन मंदिर है, ठीक है। क्या नाम है उसका? अरे बहुत अच्छा नाम है, सफेद संगमरमर का बना हुआ ये जैन मंदिर यहां पे बना हुआ है, उसको भी याद रखेगा। माउंट क्या बोलते हैं यार इसको, देखो गुरु ऐसे दिमाग से स्किप कर जाता है। आजकल क्या हो गया ना, कुछ ज्यादा ही दिमाग में स्टोर हो गया। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा ना हो जाए हैंग कर जाए दिमाग, ठीक है। माउंट आबू, देखो याद आ गया ना। आप ऐसा मत समझा करो कि नकल वकल मारने की जरूरत पड़ती यार, जो चीजें हैं दिमाग में, नकल वकल में कोई इतना थोड़े हो पाएगा, ठीक है। नकल वकल से इतना हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो याद रखना गुरु शिखर या माउंट आबू। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखो दिलवाड़ा नाम आया ना, दिगंबर लोगों का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखेगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी भारत में पूर्वी साइड में है, कलकत्ता साइड में। तो याद रखे महानदी, ये उड़ीसा में बहती जाती है, ठीक होकर जाती है। उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। ये वहीं जाके मिलती है, डेल्टा बनाती है। कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, कावेरी भी उधर मिलती है। नर्मदा नदी अरब सागर की तरफ जाती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, नर्मदा सही उत्तर हो जाएगा।
पाक जल डमरूमध्य किसके मध्य स्थित है? तो याद रखिए पाक जल डमरूमध्य मैंने बताया था कि अगर एक मैप भी बना के आपको दिखाया था, ठीक है, कि ऐसे मान लीजिए भारत का मैप है और इधर क्या है, श्रीलंका है, तो याद रखिए ऊपर साइड में पाक है, पाक जल संधि है, और नीचे साइड में मन्नार की खाड़ी है, याद रखिएगा। ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है, तो भारत और श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करा इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? पृथ्वी के सबसे निकट है क्षोभ मंडल। एक्चुअली में पहले क्षोभ मंडल का नाम था विक्षोभ मंडल। क्यों? क्योंकि याद रखिए समस्त मौसमी घटनाएं यहीं पर हुआ करती थी, ठीक है, तो विक्षोभ मंडल कहा जाता था। धीरे धीरे वी साइलेंट हो गया, बच गया क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर है। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम ट्रोपोस्फियर है। तो परीक्षा में क्षोभ मंडल भी दे सकता है, विक्षोभ मंडल भी दे सकता है, ट्रोपोस्फियर भी दे सकता है। दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आता है मेसोस्फियर, जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है, मीजो म से मध्य मंडल। और चौथे नंबर में आता है थर्मोस्फियर, ठीक है, इसको आयन मंडल कहा जाता है। और पांचवें नंबर पे आ जाता है एक्सोस्फियर, इसको बाह्य मंडल कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर सारी सैटेलाइट वगैरह होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आयन मंडल है यहां से रेडियो तरंगे वापस हो जाती हैं। जो मेसोस्फीयर है यहां पर आके जो बाहरी उल्का पिंड वगैरह आते हैं, कोई पिंड आते हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं, ठीक है। और जो समताप मंडल है इसमें एरोप्लेन जाकर उड़ती है। और जो विक्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फीयर है वहां पर क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती हैं। ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्किक तंत्र का अजैविक घटक है? अब देखिए कभी अगर आपसे ऐसा अजैविक घटक नहीं है, देखो क्या पूछ रहा है, यहां पे शब्द लिखो पहले, कितना परेशान करता है, देखो लिख रहा अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं है इसका मतलब क्या है कि कौन सा जैविक घटक है? भाई यही पूछ सकता था ना, ठीक है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, नहीं ठीक है, देखो ये जैविक है। अगर ये पूछता कि कौन सा जैविक घटक नहीं है, ठीक है, तो वो अजैविक होता, लेकिन यहां पूछ रहा है कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, जो जीव होता है ये अजैविक घटक में नहीं आता, ये जैविक घटक में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा जीव यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ये सब आपको पढ़ाया गया। आप इन्वायरमेंट की जाके सीरीज देखिए, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जाकर देखिए, वहां पर भी आपको वीडियोस दिए गए। मैंने कहा ना स्टडी 91 पर सब कुछ दिया गया है, आप जाके देखो, पूरा विषय पढ़ाया गया, लाइन से सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया गया, एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाया गया। कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया कि इस टॉपिक के लिए हमारा पेड प्रोग्राम खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्री में है। आओ पढ़ो और एप्लीकेशन से जुड़ो, वेबसाइट से जुड़ो, आकर के टेस्ट दो, ठीक है, सिंपल। आगे देखो, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है बताइए? पश्चिमी घाट है, ठीक है, केरल की शांत घाटी है, अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, कुछ लक्षद्वीप का भी क्षेत्र है, कुछ आपका जहां सुंदरबन डेल्टा वो भी आ जाएगा, कुछ आपका पूर्वोत्तर भारत है। परीक्षा में देखना क्या दिया है, वैसे ज्यादातर पश्चिमी घाट देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करा कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बता दीजिए, ठीक है। तो विटामिन B6 याद रखेगा, ये धान की चोकर या राइस ब्रांड में होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B6 याद रखिए, बी का पूरा परिवार होता है, B1 से लेकर B12 तक पाया जाता है। B12 को ही कोबाल्ट बोलते हैं, ठीक है, कोबालामिन जिसको बोलते हैं, तो ऐसे याद रखेगा। इसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं B6 को, ठीक है, याद रखेगा। विटामिन B2 में कॉड यकृत तेल, ना अभी मैंने बताया कि फिश लीवर ऑयल कहां होता है, विटामिन डी में होता है, विटामिन B2 नहीं है, B2 यहां पर गलत दे दिया, ठीक है, याद रखेगा विटामिन डी होना चाहिए यहां पर, तो आपका यही वाला गलत हो जाएगा। बाकी विटामिन ई मैंने बताया था बाजपन वगैरह में सहायक, मतलब दूर करने में सहायक होता है। ये अंकुरित जो तेल होता है, चाहे मूंगफली का, चाहे किसी भी अंकुरित चीज का, ठीक है, चना का, गेहूं का, तो याद रखेगा। विटामिन के दोस्तों याद रखे, थक्का जमाने का काम होता है। और नीलहरी शैवाल का नाम सुना होगा, जिसमें अल्फा एजोला वगैरह का नाम सुना होगा, वो विटामिन के उनसे मिलता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। यहां पर विटामिन B2 ये फिश लीवर ऑयल जो दे रहा है ये गलत हो जाएगा। कह रहा देश के कितने और नम भूमि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया गया? याद रखें, पहले इनकी संख्या 27 थी, पहले कितनी थी संख्या? 27 थी, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? बढ़ करके 10 बढ़ गई है, तो 37 हो गई है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 10 में से याद रखें 6 स्थान आपके उत्तर प्रदेश के हैं, 3 स्थान आपके पंजाब के हैं, बताया था ना, कल गलत हो गया था।
था, ठीक है, और एक स्थान क्या है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल संख्या कितनी हो गई, 37। तो कितना नया आया है, तो याद रखिए 10 नए आए हैं। तो 10 नए आने के बाद अब टोटल संख्या कितनी हो गई, 37। हो सकता है परीक्षा में आपसे 10 नया ना पूछकर कुल पूछ दे, कुल ना पूछकर केवल ये पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में कितनी नए रामसर भूमि के तहत जो है सम्मिलित किए गए। वेटलैंड होता है, नम भूमि जो होता है उसको लगाया जाता है, ठीक है। करम भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पंचायती राज दिवस आपको पता होगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था। आगे चल के त्रिस्तरीय पंचायत बनाया भी गया और इसको सबसे पहले 24 अप्रैल को लागू किया गया, ठीक है, ठीक है। तो आपका 24 अप्रैल सही हो जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को सबसे पहले लागू हुआ था, इसी वजह से 24 अप्रैल को मनाया जाता। अगर अदरवाइज आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आपके वहां पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन जो है 1959 में लागू किया गया था। नागौर जिला था, कहां पर, आपके राजस्थान में, वहां पर किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने किया था। जबकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया है और 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया, अगले साल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी को उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। फिर से पढ़िए, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। सही है। तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या मजेदार नहीं है। थोड़ा सा और व्याख्या अच्छी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए व्याख्या सही नहीं है, बाकी कथन कारक दोनों सही है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? तो याद रखिए ऐसी में एकमात्र ग्रंथि है अग्न्याशय, जिसको हम पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है। आप जाकर के बायोलॉजी का वीडियो देखिए विथ इमेज 3D मैप के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया वहां पर, ठीक है। तो याद रखिए अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं, इसकी खासियत होती है, तो याद रखेगा। बाकी एड्रिनल क्या होता है दोस्तों, लड़ो और उड़ो हार्मोन इसे कहा जाता है। जब आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा प्यार आता है, तब ऐसा होता है, ठीक है। अश्रुग्रंथि लैक्राइमल ग्लैंड का नाम सुना होगा, आंख में पाया जाता है एक जोड़ी, ठीक है, तो उसको याद रखेगा। अग्न्याशय बताइए होगा, थायराइड आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अग्न्याशय यहां सही उत्तर हो जाएगा, पैंक्रियाज। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस चित्रकार ने नहीं किस शैली का है? दोस्तों बनी ठनी जो दोस्तों ये राजस्थान में है, बनाया गया था। इसको निहाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, ठीक है। किशन सिंह के समय में किशनगढ़ जो राज्य था वो बड़ा फला फूला चित्रकला के लिए, लेकिन आगे चल के सामंत सिंह का राज्य में जो है ये चित्रकला और ज्यादा आगे बढ़ा। निहाल सिंह का जो नाम का व्यक्ति था उसने सबसे पहले इसे बनाया था, बनी ठनी चित्र को। बनी ठनी चित्र में क्या है, एक सुंदर महिला है जिसे भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बनी ठनी। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 शुरू होता है। कौन सा? 243। वैसे 143 होता तो आप आई लव यू बोल देते, ठीक है। यानी याद रखना 243, ठीक है। हम दो हमारे दो, तो याद रखेगा 243, ठीक है। भाग 9 में 243 में पंचायत के बारे में बताया गया, तो यहां पर भाग 9 हो जाएगा, याद रखेगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों आपको पता होगा, पूरी कहानी में बता दे रहा हूं। एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 331 में किया गया। किसमें किया गया है? अब देखिए आपसे कितने सारे प्रश्न पूछता है। एक तो 331 में याद रखेगा एंग्लो इंडियन के बारे में पूछता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन के बारे में। दूसरा कभी कभी 330 भी पूछ देता है, तो 330 में SC ST और के लिए जो है वो प्रावधान किया गया है, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक चीज और पूछता है दोस्तों कि 12 लोग जो है राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यसभा में 12 लोगों को, और 2 लोगों को जो है लोकसभा में भी करता है। तो कुल संसद में कितने लोगों को करता है? कुल संसद में 14 लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। उन 2 में से याद रखें 2 लोग कहां के होते हैं? ये एंग्लो इंडियन ही होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा,
तो यहां पर 331 अनुच्छेद आता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही नहीं, पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अभी तो 45 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। मिलते हैं 10 बजे। खाना पीना खा के तैयार हो जाओ, मैथ की क्लास देख लो, शुभम सर आ चुके हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग जो है 10 बजे फिर से रेडी होते हैं अगले पार्ट के लिए। यार अगर मैं नहीं थक रहा हूं ना, आप थक गए तो लानत है ऐसे बच्चों पर। ठीक है, लानत है मतलब ऐसे लोगों पे कि आप थक जा रहे हो। पेपर आपको देना है, थक भी आप रहे हो, पढ़ाया भी जा रहा, थक भी आप रहे हो, थको मत। फुल एनर्जेटिक होके पढ़ो, फुल। अभी इतनी एनर्जी शरीर में रखो यार, आप स्टूडेंट हो, पूरी दुनिया आपको हिलानी है, सबको लेके चलना है, सब कुछ करना, बहुत कुछ करना है। आप आज थक जाओगे, अभी आप दौड़ना शुरू नहीं किया, अभी थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाओ और फिर अभी 10 बजे मिलते हैं पार्ट 2 को लेकर के। फिर से 45 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।